हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं भारतीय इतिहास में दिए गए सेकंड पार्ट को, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से आपकी परीक्षा पीईटी में 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें हमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष को पढ़ना है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका को पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ने हैं और उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ ये पढ़ना है। विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, यानी कि जितने भी एक्ट आए हैं, आपका पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1935 का एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट पढ़ने हैं हमको। और अंत में क्या पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का गठन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना है। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक हम लोग 3 से 4 क्लासेस में आपका कंप्लीट करा देंगे, और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके जो भी 5 नंबर के प्रश्न आएंगे उसमें से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में इन क्लासेस से बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप लोग अच्छी तैयारी करने के लिए अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो इसको मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण है 1885 से लेकर 1905 तक, जिसको उदारवादी चरण कहा जाता है, और दूसरा चरण है 1905 से 1919 तक, इसको उग्रवादी चरण कहा जाता है। तो ये उदारवादी चरण और उग्रवादियों में बस फ़र्क इतना है कि जो उदारवादी लोग थे, ये लोग शांति से और प्रार्थना, यानी कि ब्रिटिश सरकार के साथ प्रार्थना करके अपने कार्य को करते थे, जबकि इन दोनों का उद्देश्य क्या था? दोनों का उद्देश्य सेम था, भारत में स्वाधीनता और भारत में स्वतंत्रता लाना, लेकिन इनके कार्य करने का तरीका अलग था। तो जो उदारवादी थे ये कैसे कार्य करते थे? ये शांति तरीके से प्रार्थना करके। और जो उग्रवादी लोग थे ये कैसे करते थे? ये जन आंदोलन कर यानी कि आंदोलन और संघर्ष के जरिए। तो ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करके इन्होंने कार्य किया। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि बेसिक अंतर बस इतना ही है। बात करते हैं तीसरे चरण की। ये 1919 से 1947 तक रहा। इसको क्या कहा गया? तो इसको गांधी युग कहा गया। यहाँ पर गांधी जी की भूमिका बहुत हुई, तो इसको क्या कहा जाता है? गांधी युग। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रथम चरण को, तो जो कि 1885 से लेकर 1905 तक। तो जो प्रथम चरण है इसको क्या कहा गया? तो इसको उदारवादी चरण कहा गया है। तो इन नेताओं पर ब्रिटिश उदारवाद का पूरा प्रभाव था। किसका प्रभाव था? ब्रिटिश उदारवाद का। अतः ये नेता क्या कहलाए? ये उदारवादी कहलाए। और ये युग क्या कहलाया? तो ये युग उदारवाद कहलाया। आगे देखते हैं। बात करते हैं प्रमुख उदारवादी नेताओं की। परीक्षा में पूछ लेगा कौन उदारवादी नेता है, तो आपको याद रखना है प्रमुख उदारवादी नेता हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय। तो ये सब कैसे नेता हैं? ये उदारवादी नेता हैं। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में, यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक चला ना। तो 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई। तो प्रथम चरण में हो जाती है कांग्रेस की स्थापना। और 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? तो ये फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग के प्रयास से की गई 1885 में। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को पढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। और किसने की है? तो ये A.O. ह्यूम ने की है। ये आपको याद रखना है कब की गई, ये डेट, और किसने की है ये भी याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय संघ है, पहले इसकी स्थापना की जाती है और इसी को ही परिवर्तित किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लेगा किसको माना जाता है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछा जाए कहाँ हुआ, तो ये बम्बई में हुआ। कहाँ पर? तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो ये विद्यालय भी आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो ये कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी जी थे। आगे देखते हैं। बात करते हैं कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, यानी कि तीसरा अधिवेशन जो हुआ मद्रास में, वर्तमान चेन्नई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और ये कैसे थे? तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूछ लेगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। और किस अधिवेशन में की थी? तो ये तीसरे अधिवेशन में की थी। और ये कहाँ हुआ था? मद्रास चेन्नई में हुआ था। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, तो ये कहाँ हुआ? ये इलाहाबाद में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये जॉर्ज यूले ने की। और ये कैसे थे? ये पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे। तो पहले यूरोपियन अध्यक्ष यानी कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुए? जॉर्ज यूले। आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। कांग्रेस
यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है की स्थापना को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। तो ये डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस को किसने बताया? लाला लाजपत राय ने बताया। ये कथन आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब कांग्रेस के बारे में महत्वपूर्ण कथन है, ये देख लेते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यानी कांग्रेस में जो लोग हैं वो कैसे पदों के भूखे हैं, ये किसने बोला है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो ये कथन किसका? ये डफरिन का। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, यानी कि कम है। आगे देखते हैं। यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये किसने बोला था? ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कांग्रेस के बारे में कि यदि वर्ष में सिर्फ एक बार टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेंढक की तरह टर्राएंगे यानी सिर्फ हम एक बार ही अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये किसने बोला था? ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था। और लॉर्ड कर्जन कौन थे? ये वायसराय थे बंगाल विभाजन के समय। आगे देखते हैं। अब ये कुछ नोट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं प्रथम चरण से संबंधित या उससे पहले। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में हुई है। किसने की है? ये 1887 में दादा भाई नौरोजी जी ने। तो कहाँ होती है? इंग्लैंड में। कब हुई? 1887 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसकी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना। अब देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय पूछे जाएंगे। तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने सबसे पहले चुनाव लड़ा था। कहाँ? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। इन्होंने कौन सी पार्टी से लड़ा था? तो ये लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ा था। और ये कहाँ से जीते थे? तो ये 1892 में फरवरी से इन्होंने चुनाव जीता था। ये भी पूछ लेगा। अब इनको क्या बोला जाता है? तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी जी को। आगे देखते हैं। एनी बेसेंट की बात करते हैं। तो ये भारत कब आई? तो ये 16 नवंबर 1893 में भारत आई। अब बात करते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना। तो ये 1837 में की गई। किसके द्वारा की गई? द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में। कहाँ की गई? कलकत्ता में। तो ये किसके लिए की गई थी? जमींदारों के लिए। तो जमींदारों के संरक्षण की संस्था थी कौन सी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। बात करते हैं 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ की? लंदन में। किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में। आगे देखते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में की गई। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। कब? 1876 में। तो ये किसकी बात होती है? इंडियन एसोसिएशन की। तो ये इंडियन एसोसिएशन आए तब तो किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और यदि ये पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यहाँ ईस्ट लगा हुआ है और ये सिर्फ इंडियन एसोसिएशन है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो सबसे पहले हुए सन्यासी विद्रोह को पढ़ते हैं। यह पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष था। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला संघर्ष कौन सा था? सन्यासी विद्रोह। इसका समय क्या था? तो ये 1763 से 1800 के मध्य हुआ। और ये कहाँ हुआ? तो ये बंगाल बिहार के क्षेत्र में हुआ। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ। आगे देखते हैं। जो सन्यासी विद्रोह था ये सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। और जो सन्यासी ने इसमें भाग लिया वो शंकराचार्य के अनुयायी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा किसके अनुयायी थे? तो ये शंकराचार्य के थे। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। तो किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में। इनके उपन्यास का क्या नाम है? आनंद मठ। तो इसी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। तो बात करते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार तथा धार्मिक आंदोलन की। यहाँ सामाजिक होगा। सामाजिक सुधार तथा धार्मिक आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। पहले देखते हैं पुनर्जागरण तथा समाज सुधार आंदोलन। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो जो भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग होते हैं इनके मन में एक चेतना जागती है और ये अनुभव करते हैं कि रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के कारण ही भारतीय समाज है वो अन्य देशों से पिछड़ा हुआ है। तो इसके बाद में क्या होता है? बहुत सारे संगठनों के द्वारा आंदोलन चलाए जाते हैं। तो अब हम उन आंदोलन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय को। तो ये क्या था? तो राजा राम मोहन राय जी पहले शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में आवाज़ उठाई थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इन्होंने जाति प्रथा यानी कि ऊंच नीच जो होता है जाति प्रथा,
इसका और सती प्रथा यानी कि जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जलती हुई चिता में पत्नी को बैठना पड़ता था, तो इसको क्या कहा जाता है, सती प्रथा। और मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो इनका विरोध किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, कब, 1816 ईस्वी में। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का जन्मदाता कहा जाता है, तो पूछ लेगा भारत में पत्रकारिता का जन्मदाता कौन है, तो ये राजा राम मोहन राय जी हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो राजा राम मोहन राय जी ने की है। कब की है, 1828 में कलकत्ता में की थी। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। 1865 में ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद, तो ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है कब, 1865 में। इसके बाद आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना होती है, किसके द्वारा की जाती है, केशव चंद्र सेन के द्वारा की जाती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रार्थना समाज को। तो प्रार्थना समाज ये 1867 यानी कि 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, यानी कि इस प्रार्थना समाज के स्थापना के लिए किसने प्रेरित किया, केशव चंद्र सेन ने। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये महादेव गोविंद रानडे तथा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्य समाज की स्थापना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्राचीन वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए, किसकी पुनः स्थापना के लिए, प्राचीन वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई। तो इसकी स्थापना किसने की, आर्य समाज की, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। और कब की, 1875 में मुंबई में। इन्होंने नारा दिया था, पुनः वेदों की ओर लौटो और हिंदुओं के लिए एक भारत। तो पूछ लेगा, हिंदुओं के लिए एक भारत और पुनः वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा है। आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर, ये आपको याद रखना है। ये पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्र और स्त्री को वेद पढ़ने, तो किसको, पहले शूद्र जाति जो थे, शूद्र जाति के लोग वो वेद नहीं पढ़ सकते थे और स्त्री भी वेद नहीं पढ़ सकती थी, को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने तथा अन्य सभी ऊंची जातियों व पुरुषों के बराबर अधिकार के लिए आंदोलन किया। तो सबसे पहले ये आंदोलन किसने किया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसकी है ये, तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। तो पूछ लेगा आर्य समाज का बाइबल किसको कहा जाता है, तो ये सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है। आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। दोस्तों, परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को इस क्लास में कवर किया गया है और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में होगा। तो आप लोग उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जहाँ से आपको सभी क्लासेस की PDF मिलेंगी और आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई, कब, 1897 में, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति यानी कि उनकी याद में। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो ये रामकृष्ण परमहंस थे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद जी ने। कब की, 1897 में। आगे देखते हैं। 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया। तो पूछ लेगा विवेकानंद जी ने कहाँ भाषण दिया, शिकागो में, कब, 1893 में। और इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। तो तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। आगे देखते हैं। बात करते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो इसकी स्थापना किसने की, एनी बेसेंट जी ने की इसकी स्थापना। और इसे ही बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU बनाया गया। किसको, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को। तो किसने बनाया, मदन मोहन मालवीय ने 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। किसे, सेंट्रल हिंदू स्कूल को, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की। तो पूछ लेगा BHU की स्थापना किसने की, तो ये मदन मोहन मालवीय ने की। आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो पहले ये कॉलेज का क्या नाम था, अलीगढ़ में जो था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज,
और इसको बाद में 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU यूनिवर्सिटी जिसको आप जानते हैं किया गया। कब? 1921 में। स्थापना किसने की ये याद रखना है, सर सैयद अहमद खान ने। आगे देखते हैं। राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया। तो सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिक ने। कब किया? 1829 में। तो किस भारतीय ने इसमें इनकी मदद की थी, ये पूछ लेता परीक्षा में, तो राजा राममोहन राय जी ने। आगे देखते हैं। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। और ये किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किस भारतीय ने भूमिका निभाई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। पूछ लेगा ये। आगे देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय जनता के हितों की रक्षा के लिए 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गठित की गई। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ये क्या थी? तो ये भारतीय जनता के हितों की रक्षा के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की जाती है। कब? 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। आगे देखते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन। तो ये कहाँ चला था? तो ये तमिलनाडु में चलाया गया था। किसके द्वारा? EV रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। बात करते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में होती है। कहाँ होती है ये? तो ये महाराष्ट्र पुणे में होती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो ये महात्मा ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की जाती है। ये आपको याद रखना है। 1873 में पुणे महाराष्ट्र में स्थापना होती है महात्मा ज्योतिबा राव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की। आगे देखते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1932 में की गई। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब होती है? 1932 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? घनश्याम दास बिरला। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। बिहार में जो किसान चलाया गया था, किसान आंदोलन किसके द्वारा? जगजीवन राम द्वारा। तो बिहार में जगजीवन राम ने दलितों पर आधारित एक कृषि मजदूर संगठन की स्थापना की। तो बिहार में किसने स्थापना की? जगजीवन राम जी ने। आगे देखते हैं। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना। तो ये क्या था स्वतंत्र मजदूर पार्टी? तो ये दलित किसानों और मजदूरों को संघर्ष को प्रेरित करने के लिए इसकी स्थापना की जाती। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। तो स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर BR अंबेडकर जी के द्वारा। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1920 में होती है। और इसका पहला सम्मेलन पूछा जाएगा तो ये 1920 में मुंबई में यानी कि बम्बई में हुआ था। और पहले अध्यक्ष कौन थे इस सम्मेलन में? तो लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारत में चले कृषक आंदोलन के बारे में। तो संताल विद्रोह जो था ये कब से कब तक चला? तो ये 1855 से 56 के मध्य चला था। संताल लोग जो थे ये सिंह भूमि, बड़ा भूमि, हजारीबाग और वीर भूमि प्रदेश में रहते थे। तो ये क्षेत्रों के नाम है। सिंह भूमि, बड़ा भूमि, हजारीबाग और वीर भूमि प्रदेश में रहते थे। 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाता है तो जो इन लोगों की पैतृक भूमि थी ये किसके पास चली जाती है? तो ये जमींदारों के पास चली जाती है। जिसके बाद में सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह शुरू किया जाता है। कौन सा? संताल विद्रोह। फिर उसके बाद में क्या होता है? सेना की कार्रवाई होती है। कब? 1856 में। और इनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो संताल विद्रोह किससे संबंधित था? 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद पैतृक भूमि जमींदारों के पास चली गई तो इससे संबंधित था, यानी कि कृषक आंदोलन था। आगे देखते हैं। नील कृषकों की हड़ताल। तो ये कब होती है? तो ये विद्रोह होता है 1859 में। तो नील विद्रोह किसानों द्वारा 1859 में किया गया आंदोलन था जो कि अंग्रेज भूमिपतियों के विरुद्ध था, यानी कि जिन अंग्रेजों के पास भूमि थी उनके विरुद्ध था। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो ये आपको याद रखना है। नील विद्रोह का वर्णन किसने किया है? दीनबंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। आगे देखते हैं। बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। तो ये चंपारण सत्याग्रह ये भारत में गांधी जी का पहला प्रयोग था ये। तो
तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया भारत में गांधी जी ने। तो उत्तर भारत के चंपारण जिले के यूरोपीय नील उत्पादक बिहारी नील किसानों का शोषण करते थे। तो जो यूरोपीय नील उत्पादक थे ये क्या करते थे, ये बिहार में जो किसान थे उनका शोषण करते थे, नील उत्पादन किसान का शोषण करते थे। तीन कठिया और तकावी ऋण के विरुद्ध में हुआ ये आंदोलन। तो ये तीन कठिया क्या थी, तो जो खेत होता था किसानों के पास उसमें 3/20 भाग पर किसानों को नील की खेती करना अनिवार्यता थी, यानी कि इतने भाग पर नील की खेती करनी ही करनी है। गांधी जी ने 1917 में बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों के लिए सत्याग्रह किया। तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किसने की, गांधी जी ने। और इनको आंदोलन के लिए, सत्याग्रह के लिए किसने बुलाया था, पूछ लेगा तो ये बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने बुलाया था। अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। मुख्यतः मुंबई सरकार के विरुद्ध ये सत्याग्रह था। और ये खेड़ा सत्याग्रह कब चलाया गया, 1918 में। सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई, जिसके कारण किसान कर देने में असमर्थ थे। उस समय क्या हुआ, सूखा पड़ता है और किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, और जिसके बाद वो कर देने में असमर्थ थे। लेकिन अंग्रेज़ों का क्या काम था, उन्हें कुछ मतलब नहीं था कि चाहे सूखा पड़े चाहे कुछ भी हो, उन्हें तो अपना कर चाहिए होता था। तो 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, खेड़ा सत्याग्रह। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो ये कब चला, ये भी 1918 में चला। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। तो पूछ लेगा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की, तो ये अहमदाबाद मिल आंदोलन में की। मिल मजदूरों को प्लेग बोनस देने से मिल मालिकों ने मना कर दिया था। तो जब ये आंदोलन चला था तो उससे पहले क्या हुआ था कि प्लेग बीमारी फैल गई थी बहुत ज़्यादा, जिसके बाद क्या हुआ, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। लेकिन जो मज़दूर थे वो क्या करते, उनको मिल मालिकों ने, जो भी फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने प्लेग बोनस यानी कि उनको बोनस देने से मना कर दिया। जिसके बाद में गांधी जी ने इन मज़दूरों के लिए भूख हड़ताल की थी। कब, 1918 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब चला, 1918 में। आगे देखते किसान सभा का गठन, किसान सभाओं का गठन। तो 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ है, और 1936 में लखनऊ में हुआ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। तो पूछ लेगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, 1936 में। कहाँ हुआ, लखनऊ में। आगे देखते हैं। भारत में मजदूर संघ बनाने की मांग सर्वप्रथम लंकाशायर कपड़ा उद्योग के पूंजीपतियों ने की। तो सबसे पहले किसने की, लंकाशायर कपड़ा उद्योग के पूंजीपतियों ने मजदूर संघ बनाने की मांग की थी। एमएन रॉय ने 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, एमएन रॉय ने। कब किया, 1921 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने चैनल एबी सफलता को सब्सक्राइब करें।